नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेहद ज्वलंत मुद्दा है, बहुत संवेदनशील है और मैं कहूँ तो बहुत दिलचस्प भी होगा आपके नज़रिए से। हम सभी इस मुद्दे से दो चार होते रहे हैं, लगातार भारत की आज़ादी के बाद से ही कहें, लेकिन पिछले 2-3 साल से 2019 से लेकर के यह मुद्दा हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं रोज आता हुआ नजर आता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 370 को आज हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने कई बार कई लेक्चर में इसकी चर्चा की है, लेकिन उस दिन हमें इतना गुंजाइश नहीं था कि इस पर हम डिटेल से बात कर सकें। क्योंकि यह मामला जो है, याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणी किया है। वह टिप्पणी क्या है? देखिए, याचिका जो पहुंचा है वह यह पहुंचा है कि जो 370 वहां से हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, कुछ अलग प्रावधान देते थे, तो बात यह कि आज कही जा रही है याचिकाकर्ताओं के द्वारा इसे फिर से लागू कर दिया जाए इस प्रावधान को। ठीक है, लेकिन वहां पर फिर जब याचिका अभी सुनवाई चल रही है, आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है इसमें डे टू डे हियरिंग हो रहा है और इसको जो है एक संवैधानिक पीठ के द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है स्पेशल स्टेटस को लेकर के, जो कि जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में था और 5 जजों की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको कर रहे हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो इसे हेड कर रहे हैं इस बेंच को, जो हमारे चीफ जस्टिस अभी के हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो ये पूरा मसला है। अब हम यहां से बात करेंगे आगे कि क्या और मसला इस पे है। हम आज यह भी समझेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण किस परिस्थिति में हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य भारत में विलय किन परिस्थितियों में होता है, वहां पाकिस्तान के साथ क्या समस्या उभर करके सामने आती है, 370 जिसकी हम लगातार बातें करते रहे, अनुच्छेद 370, तो वह जब जम्मू कश्मीर में लागू था तब क्या प्रावधान वहां पे था और जब 370 हटा लिया गवर्नमेंट ने तो फिर क्या क्या बदलाव हुआ, संवैधानिक रूप से भी हम देखेंगे और कुछ व्यवहारिक पक्षों की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां सबसे पहले हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, क्योंकि आप कहते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स वाली बात, तो उसको पहले देखते हैं। उस पर एक बात और बता दूं कि फिर इस लेक्चर पर एक प्रश्न भी होगा। यह प्रश्न जो है आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि लेक्चर पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आप प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। इसी लेक्चर से प्रश्न होगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब याचिकाकर्ता यहाँ याचिका लेके पहुंचे, देखिए इस टॉपिक पे बहुत सारी याचिकाएं पहुंच चुकी थी सुप्रीम कोर्ट, तब यहाँ पर सुनवाई शुरू होती है और प्रतिदिन सुनवाई शुरू हो रहा है, मतलब चल रहा है इस पे। और जब यहाँ दलील दी गई उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ साहब है उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा और भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर इस याचिका को सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक पीठ में कई बार बता चुका हूं, संविधान के मसले से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है उसकी सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ बैठा करती है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 5 जजेज हैं और इसकी जैसा मैंने कहा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो खुद ही इस केस में है और उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले उनकी पंक्तियों को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विलय का मतलब है कि वो भारत का आंतरिक हिस्सा होगा। ठीक है, निश्चित तौर पर लगातार हम कहते रहे, हम अपने व्यवहारिक रूप में कहते रहे, सरकार हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है जिसको हम पीओके कहते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास चला गया है, जो लद्दाख वाला जो जिसे हम सियाचिन कहते हैं उस पर हम आएंगे, मैप के माध्यम से भी हम आपको डिटेल से बता देंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विलय का मतलब है, जब विलय ये हुआ था उसी दिन यह मतलब इससे क्लियर हो गया था कि यह राज्य जो है भारत का आंतरिक हिस्सा है, इसका भारत से अलग कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसकी बात की गई है। और यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को संदर्भ में रखते हुए कहा कि 370 जो है वह अपने आप में ही बहुत लचीला है यह आर्टिकल, और यह क्या कहता है, तो यह कह रहा है कि यदि इसे हटाना हो
370 को खत्म करना हो तो भारत के संविधान को लागू करने के लिए से संशोधित किया जा सकता है। यह अपने आप में ही यह अनुच्छेद इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात को कह रहा है। तो संसद ने, भारत के संसद ने यही तो किया है, फिर इसमें क्या गलत है? ये लचीला है और भारत का आंतरिक हिस्सा है तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना है ये जो है फैसला नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात से अभी मतलब ये ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है इस याचिका पे, नहीं, अभी ये फैसला नहीं है। बहस के दौरान क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो बहुत सारी बातें रखते हैं, ठीक है, जो कि जो शासन प्रशासन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जजेज ने अभी ये बात कही है। अब जरा इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। देखिए हुआ क्या था कि जब भारत आजाद होने वाला था तो आजादी का एक तरफ जहां जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गहरा दुख की घड़ी भी थी भारतीय लोगों के लिए। वह यह कि पाकिस्तान जो है एक अलग राष्ट्र के रूप में और कहीं ना कहीं धार्मिक वजह से एक अलग राष्ट्र के रूप में उसका कह सकते हैं कि वो अलग हो रहा था भारत से। उसी के दौरान क्या हुआ कि एक बात की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी देसी रियासत हैं उनके इच्छा पर छोड़ा गया कि वे यदि भारतीय ध्वज के नीचे आना चाहते हैं तो भारत में अपना विलय कर लें, यदि वे पाकिस्तानी ध्वज के साथ जाना चाहते हैं, मतलब नवराष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है पाकिस्तान, उसके साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर लें। तीसरा विकल्प भी दिया गया इन देशी रियासतों को और यह कहा गया कि यदि ऐसे देशी रियासत जो चाहते हैं कि ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाए ना ही वो भारत के साथ रहे, वह स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। कुछ जगहों पर चुनाव भी होता है इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है। उसी में से बहुत सारे देशी रियासत जो है, लगभग 550 से अधिक देशी रियासत होता है, तो ये सभी जो है भारत के साथ आ जाते हैं, कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जाते हैं। 2-3 पे मसला फंसता है, उसमें से ही एक है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उस समय के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह थे। अब यहां ध्यान दीजिए, महाराजा हरि सिंह जो है वहां के जो राजा है वह हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है वह मुस्लिम है। जब भी हम इस बात को करें ना तो निश्चित तौर पर देखिए ये प्रशासनिक मुद्दा तो है, जमीनी मुद्दा हो जाता है कि भाई मेरा वो क्षेत्र हो जाता है, पाकिस्तान ये चाहता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल भी है। पाकिस्तान हमेशा सोचता रहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल आबादी है जम्मू और कश्मीर, इसीलिए उस हिस्से को पाकिस्तान में होना चाहिए था, ठीक है, उसे ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो महाराजा हरि सिंह थे वह पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहे और ना ही वो भारत के साथ आए। वह देखते थे कि जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है तो वो वैसा कल्पना करते थे कि जम्मू कश्मीर को ही कुछ वैसा बनाएंगे, धरती का स्वर्ग भी वैसे जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो वह कुछ कह सकते हैं कि दार्शनिक ख्यालात के थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि बाकी जब भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान का नवनिर्माण हो गया, तब तक जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में ही रहता है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अपने नवनिर्माण के साथ ही पाकिस्तान जो है घुसपैठ करना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी सेना जो है वहां के कुछ कबीलाई लड़ाके हैं उसको साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, और चूंकि जम्मू कश्मीर की उस वक्त की उतनी सेना मजबूत थी नहीं, तो महाराजा हरि सिंह को लगने लग जाता है कि यदि हमने भारत से मदद नहीं मांगी तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी और संभव है कि हमें भी बंदी बना लिया जाए या मार दिया जाए और हमारे राज्य को पाकिस्तान में विलय कर लिया जाए। तो इसको लेकर के वे इस बात से सहमत होते हैं, वो भारत सरकार से मदद मांगते हैं। उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे उनसे मदद मांगते हैं कि आप जो है भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में भेजिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी लड़ाके उसके आर्मी के मदद से घुसपैठ कर रहे हैं और स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। जो कश्मीर घाटी का हिस्सा था वह पाकिस्तान के चंगुल में फंसता जा रहा था। तो एक शर्त रखी जाती है भारत सरकार के द्वारा कि हम जम्मू कश्मीर की मदद करें, लेकिन किस हैसियत से करें? आप तो हमारे देश का आंतरिक हिस्सा नहीं है। जब हमने आपको कहा कि आप भारतीय ध्वज के नीचे आ जाइए, आपकी सुरक्षा जो है, आपकी रक्षा जो है भारतीय ध्वज के नीचे अक्षुण्ण बनी रहेगी, लेकिन तब तो आप नहीं आए। तो वहां पर महाराजा हरि सिंह कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ भारत में विलय करने को तैयार हो जाते हैं। मोटा मोटी मामला समझ में आ गया। तो जब वो विलय होता है तो कहीं ना कहीं उसी समय से पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है अनुच्छेद 370 का, और वहां पर एक और आर्टिकल है जो था पहले, अब उसे हटा दिया गया 370 के साथ ही 35A।
तो इसे भी खत्म कर दिया गया 2019 में। इन दोनों ही बातों का पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होता है, इसे आप देख लीजिए। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय जम्मू और कश्मीर राज्य ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का फैसला नहीं लिया। अच्छा, भारत ने उसके इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो करिए, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी टेढ़ी नजर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर बनी हुई थी, इसीलिए वह यहां पर सैन्य रूप से इसे अपने अधिकार में लेना चाहता था। महाराजा हरि सिंह की हमने चर्चा की है, उन्होंने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उसके द्वारा उन्हें डर रहा कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा, वे भारत सरकार से मदद मांगते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत सरकार जो है उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो उनको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने फिर कहा कि भाई आप हमारे साथ विलय कीजिए, तब हम मदद करेंगे, हम अपनी सेना भेजेंगे। फिर वहां पर महाराजा ने राज्य की स्वायत्तता के लिए कुछ रियायतों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद भारतीय सेना वहां एंट्री कर जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और जब भारतीय सेना वहां एंट्री कर दी है, फिर असल खेल शुरू होता है और खदेड़ना शुरू कर देती है भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को, और पाकिस्तानी सेना फिर लगातार पीछे हटते हुए चली जाती है। हालांकि उसके बाद यह मामला जो है आप जानते हैं यूएनओ में चला गया था, और फिर वहां पर बात की गई थी सीज फायर की, कि जो स्थिति जहां पर अभी बनी हुई है दोनों ही सेनाएं वहां पर रहे, और कुछ प्रावधान किए थे। कभी हम यूएन पे वो डिटेल से चर्चा करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर, फिर हम बात करेंगे कि और क्या मसला था। फिलहाल आप यहां समझिए कि यहां पर बात की गई राज्य की स्वायत्तता के लिए कुछ रियायतें। तो जब कुछ रियायत की बात करते हैं ना, तो ये दोनों चीजें यहां पर आता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दो बातें आती है जो कि दोनों को खत्म कर दिया गया कब, अगस्त 2019 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 370 क्या था, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 370 जो है दरअसल भारत से जम्मू कश्मीर के संबंधों की एक रूपरेखा है। मैंने पहले कहा कि महाराजा ने कहा कि हम शामिल हो जाएंगे, हम विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ रियायत दीजिए आप हमें, हम आपके साथ आ रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं। हमारी जो बहुसंख्यक जनता है वह मुस्लिम है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ आ रहे हैं, आप हमें कुछ रियायत दीजिए। तो उस वक्त की तात्कालिक परिस्थिति ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर को रियायत दिया जा सकता है, और दिया भी गया। वह उस वक्त के लिए सही भी था। इसे भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था। अब यहां पर आप मैप देखिए, देखिए यह जम्मू कश्मीर का पहले का हिस्सा है जब 370 वहां पर लागू हुआ करता था, और यह तब का हिस्सा है जब 370 वहां से हटा दिया गया 2019 में। उसके बाद की स्थिति क्या बदलती है उसे देख लीजिए इस मैप पे। देखिए, ये सबसे पहली चीज क्या होता है कि पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, और यह अपने आप में यहाँ पर विधानसभा भी हुआ करता था, पूरा कामकाज राज्य के द्वारा चलता था, चुनी हुई सरकार के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति बदल जाता है। यह एक राज्य जो है ना सिर्फ 370 यहाँ हटता है, बल्कि यह दो राज्य में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दो राज्य जो देख रहे हैं यहाँ पर, यह स्थिति बनती है। एक हिस्सा पड़ जाता है जम्मू और कश्मीर का, और दूसरा हिस्सा पड़ जाता है लद्दाख वाला, ठीक है। यह स्थिति जब बनता है, और ध्यान देना है इस दोनों ही राज्य को यूटी घोषित कर दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कहने का तात्पर्य यह है कि शासन जो अब वहां है वह केंद्र के द्वारा होगा, चुनी हुई सरकार नहीं होगी, केंद्र के प्रतिनिधि ही वहां शासन करेंगे। एक ट्विस्ट और फिर यहाँ पर लद्दाख के संदर्भ में तो यह है कि यह यूटी होगा, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ जो है केंद्र के जो शासक होंगे उसके द्वारा वो प्रतिनिधित्व करेंगे और शासन व्यवस्था चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर को वह स्थिति में रखा गया जिस स्थिति में अभी दिल्ली है, या जिस स्थिति में अभी पुडुचेरी है। यहां पर क्या होता है दिल्ली और पुडुचेरी में, और अब जम्मू और कश्मीर के इस हिस्सा में यहां पर जो है चुनाव होगा, यानी कि विधानसभा यहाँ की अपनी होगी, विधानसभा होगी, यहाँ के मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और उनके ही नेतृत्व में शासन व्यवस्था चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक पद होगा जो कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, और वह लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, एलजी, जैसे कि दिल्ली में होते हैं, जैसे कि पुडुचेरी में होते हैं। तो यह व्यवस्था यहाँ पर किया गया। हालांकि अभी केंद्र सरकार यहां चुनाव नहीं करा पाई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वहां पर आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता ना हो जाए, जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, तब तक चुनाव कराना जो है किसी भी लिहाज से उचित नहीं जान पड़ता है, इसीलिए चुनाव नहीं हुआ। इस मसले को आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि यहाँ का जो कुछ हिस्सा है इस तरफ का, ये पीओके पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहीं पर पाकिस्तानी सेना जो है प्रवेश करना शुरू कर दिया था। और ऊपर का जो भी ये हिस्सा है ना, ये पड़ जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा। यह भी पूरा जो है पाकिस्तान के कब्जे में अभी है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो कुछ हिस्सा है, एग्जैक्ट मैप नहीं बन पाएगा, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलिए इस वाला, ये वाला पूरा हिस्सा जो है यह अक्साई चीन पड़ जाता है, जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ एक कुछ हिस्सा है जो कि चीन जो है 1963 में पाकिस्तान को गिफ्ट में दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा उलझा हुआ यहाँ का इतिहास है जम्मू कश्मीर का। मैंने कई लेक्चर में इस मुद्दे को बहुत डिटेल से बताया है, इसलिए आज यहाँ पर हम इसे विस्तार पे नहीं रखते हैं। आज हम 370 को देखते हैं। यह अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद? 370। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता था। अब बहुत चौंकाने वाली बात है ना कि भारत का अपना एक संविधान है, वो सर्वोच्च दस्तावेज है और भारतीय भूमि पर उसी के द्वारा विधि का शासन चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर को अपना एक अधिकार दिया गया, वही कुछ रियायत हमें दीजिए। तो कुछ रियायत क्या? कि हमें अपना संविधान बनाने दीजिए, हम भारतीय संविधान के पूर्णतः प्रावधानों को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उसे दिया गया। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हो चुका था और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया, जो कि भारतीय संविधान से अलग था। अब इस विशेष संविधान के तहत देखिए क्या क्या हो सकता था। राज्य का नाम, सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। यदि संसद चाहती भी तो इसकी विधायिका की यहाँ पर परमिशन लेना आवश्यक था। उसके बाद अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता है। संसदीय शक्ति कहने का मतलब यहां पर है संसद का, कि संसद जो है देश भर में किसी विशेष मुद्दे पर या किसी भी जरूरी मुद्दे पर कानून बनाती है, विधि निर्माण का कार्य करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जम्मू कश्मीर की जो विधायिका है वही कर सकती थी, या संसद अगर अपनी संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करती है किसी भी विधि निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो वहां की जो विधायिका है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। अब देख रहे हैं मामला कितना पेचीदा था। तो निश्चित तौर पर हम तो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, कह तो रहे हैं, फील नहीं आता था। तो 370 जो है यही था जो फील नहीं आने देता था और सरकार ने इसे खत्म कर दिया। चलिए, भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में काम कर सकती थी। देखिए, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर रक्षा व्यवस्था, इसलिए इंडियन आर्मी वहां है चप्पे चप्पे पर। विदेशी मामलों को लेकर के जो बातें थी कि निश्चित तौर पर विदेशी मामले जो है भारत सरकार देखेगी, और संचार के लिए भी भारत सरकार वहां कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी, जिसकी बात मैंने पहले ही कह दिया। पार्लियामेंट भारत का अभी पुराना वाला, अब तो नया भी बन गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और यहाँ पर ये देखिए जम्मू कश्मीर का विधानसभा है। ठीक है, इसी के सहमति से सारा काम पहले केंद्र सरकार को करना पड़ता था। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ से सारा हैंडल हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो गैजेट है भारत का राजपत्र इसे कहते हैं, इसे समझ लीजिए, क्योंकि आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो इससे संबंधित आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और रूबरू होना पड़ेगा इससे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या क्या स्थिति बदला है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 6 अगस्त 2019 यही वह ऐतिहासिक दिन था जब यहाँ पर 370 को हटाया गया और भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। भारत का राजपत्र देखिए, पढ़ने में उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के, फिर आगे लिखा हुआ है कि क्या क्या राष्ट्रपति ने किया, वही मामला कि कुल मिलाकर के जो 370 है उसे खत्म किया गया। अब समझते हैं यह कि जब अनुच्छेद 370 हटा लिया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी और उसके बाद की क्या स्थिति है, ताकि आपका तुलना करना जो है दोनों में सहज हो जाए, आप समझ पाए उस स्थिति को। देखिए, यह पहले की स्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य की और यह अब की स्थिति है क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि विलय हम करते हैं, लेकिन आप हमें कुछ रियायत दीजिए। बेचारे बहुत गिड़गिड़ा के मांगे थे, तो फिर कहा गया कि चलो, उस वक्त ये था कि ये पाकिस्तान के साथ
साथ ना चला जाए। ठीक है, तो किसी तरह भारत के साथ तो आए। तो तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था, तो उसे उस वक्त विशेषाधिकार दिया गया था, जैसे कि अपना संविधान होगा, उनका अपना ध्वज होगा, नाम अपने हिसाब से रखेंगे, कानून अपने हिसाब से बनाएंगे, ये सारी चीजें, बहुत सारे और प्रावधान थे। लेकिन अब जो है इस तरह के सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए हैं। वो सारे नियम कानून जो भारत के अन्य राज्यों पर लागू होगा, भारतीय संसद के द्वारा बनाया हुआ वही कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो भी नागरिक होते उन्हें दोहरी नागरिकता मिल जाती। कहने का तात्पर्य यहां समझिए, एक उदाहरण से, यदि मैं मान लीजिए बिहार राज्य का रहने वाला हूं और मैं भारत का नागरिक हूं, तो मुझे एक ही नागरिकता मिली हुई है कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे बिहार की नागरिकता नहीं मिली है। ठीक है, यहां एक अलग बात था, जब जम्मू कश्मीर की बात आती थी तो जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता तो मिली ही हुई थी, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिली हुई थी। तो यह दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट यहां पर था। और निश्चित तौर पर देखिए, कहीं न कहीं भारत के लिए, और कहते हैं ना कि वही मैं बात जो कह रहा था, कह रहे थे कि अभिन्न हिस्सा है लेकिन फील नहीं आता था, तो बड़ा अटपटा सा लगता था। उसे 370 को खत्म करने के बाद खत्म कर दिया गया। यहां पर एक और बहुत सेंसिटिव मसला है, हर भारतीय के लिए यह मसला है कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था, हमारे तिरंगे का इस्तेमाल वहां नहीं होता था। कई राजनेता तिरंगे को लेकर के अटपटा बयान भी देते थे, जिससे बहुत क्रोध लोगों में हो जाता था। तो वहां का अलग जो झंडा था उसे खत्म कर दिया गया और अब जो है वहां तिरंगा बड़े ही शान से लहरा रहा है। आर्टिकल 356 लागू नहीं था, इसको ध्यान से समझिए। ये बातें तो हैं ही, आप जनरली चर्चा में, अखबार में, न्यूज़पेपर में ये सब बातें समझते हैं, लेकिन दो चीजें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो आप में कुछ अलग बातें होनी चाहिए, इसलिए शामिल किया गया है। आर्टिकल 356 यहां पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन अब लागू हो गया है। और आर्टिकल 360 जिसे आर्थिक आपातकाल, यह भी लागू नहीं होता था, अब लागू हो गया है। अब ये दोनों चीज है क्या, ठहर के समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसी स्थिति हो जाए कि देश में आंतरिक असुरक्षा की भावना हो, तो राष्ट्रपति महोदय जो है उद्घोषणा करते हैं आपातकाल की, ठीक है। तो वहां पर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए यह होता है। तो भारत में कहीं भी आपातकाल लगेगा तो ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो है अब ये स्थिति बदल गया और आर्टिकल 360 की बात क्या है, यानी कि आर्थिक आपातकाल, यानी कि जब भारत के ऐसा लगे कि भारत का राजकोष खत्म हो रहा है तो आर्थिक आपातकाल लगाने की भी योजना है हमारे संविधान में, और वह 360 के अकॉर्डिंग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में अभी तक एक बार भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। एक बार 1990 के दशक में यह स्थिति आया था, लेकिन फिर भी हम वहां पर संभल गए थे, क्योंकि उस वक्त हमारा फॉरेक्स बहुत कम हो गया था, ठीक है। लेकिन उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने उस स्थिति को संभाल लिया था। 1990 के दशक की बात, 90 के दशक की बात है। अब यहां पर एक बार कोविड के समय भी ये चर्चा चला था, जब कोरोना का पहला दूसरा लहर था और स्थिति बहुत खराब थी, अर्थव्यवस्था का सारा कामकाज रुक गया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी ये बात चला था कि क्यों ना वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसे करना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। मामला सुधर ही गया। तो ये यहां पर नहीं लगता था ये दोनों, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लग सकता है। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं। अब यहां पर समझिए, इसको कॉन्सेप्ट को एक बार मैंने पुराने लेक्चर में समझाया था, फिर भी बता देता हूं। यहां भारत में अल्पसंख्यक कौन है, जैसे कि मुस्लिम हैं, जो कि जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये सब अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अब यहां पर समझिए, चूंकि इनका संविधान अलग हुआ था और यहां पर जम्मू कश्मीर राज्य में जो भारत में, पूरे भारत में अल्पसंख्यक माने जाते थे, वह जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी में थे, यानी कि मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उन्हें आरक्षण नहीं मिलता था, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में मिलता था। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यह यहां लागू नहीं था और यह अपने आप में कहीं न कहीं चिंता का विषय हुआ करता था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। और यहां पर जो एक फेमस बात है, आप लोग तो सुनते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर में कोई दूसरे राज्य के जो लोग हैं वह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अपना जमीन नहीं खरीद सकते थे। अच्छा, यहां पर प्रॉपर्टी अब खरीद सकते हैं। इससे क्या उभर करके मामला आता है, आप जब पढ़ते हैं, मान लीजिए हर आदमी, आप अपने गांव के चाय के दुकान पे भी जाएंगे ना, तो ये लाइन बोलता हुआ कोई दादाजी आपको मिल जाएगा,
ठीक है। लेकिन इससे आपका यूपीएससी एस्पिरेंट इससे कैसे अलग हो सकता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति यहां पर बाहरी व्यक्ति है जो जमीन नहीं खरीद सकता है, यूपीएससी एस्पिरेंट को पूछा जाएगा कि इससे क्या क्या ड्रॉबैक होगा, क्या क्या नुकसान होगा। तो यहां मुझे आप बताइए कि इस जगह पर निवेश बढ़ेगा? निश्चित तौर पर निवेश नहीं बढ़ेगा इस जगह पर। क्या यहां पर्यटन बढ़ेगा? और यही कारण रहा कि बहुत खूबसूरत होने के बाद एक तो पर्यटन नहीं बढ़ने का कारण वहां पर आतंकवाद की स्थिति रही, आंतरिक सुरक्षा की बात। दूसरा ये कहीं न कहीं आया कि बिजनेस है ही नहीं, काम हो ही नहीं रही, तो पर्यटन यहाँ बढ़ा नहीं। निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति चाहेगा वहाँ होटल ले, जमीन ले, वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट करे, कोई फैक्ट्री लगाए, लेकिन यह स्थिति नहीं होने की वजह से लोगों का यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर से कहीं न कहीं संबंध कटा हुआ रह गया। और आरटीआई लागू नहीं, आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वैसे भी आप पढ़िए, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई है ना। तो वो नागरिकों को क्या करता है? अधिकार देता है। तो यहां पर आरटीआई लागू नहीं था, लेकिन अब यहां पर 370 हटने के बाद आरटीआई लागू हो गया। आरटीआई आज आपका होमवर्क रहा, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब आया था ये ध्यान रखना, मैं नहीं बता रहा हूं, और इसके क्या क्या प्रावधान है। आरटीआई को लेकर के यह बातें भी कही जाती रही है कि आरटीआई को हाल फिलहाल में सरकार कमजोर करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, क्या मुद्दा है, आप तैयार कर लीजिए। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का इसमें हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, अब 5 साल का होगा। मतलब अभी तो विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जब भी अब चुनाव होगा तो उसका कार्यकाल 5 साल का ही हुआ करेगा। तो ये सारा मसला है और यहां पर ये सारी चीजें बदलाव होकर के आई। अब इसके संबंध में एक संभावित प्रश्न है, तो प्रश्न को ध्यान से हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न का स्तर वह रखूं जो कि यूपीएससी रखना पसंद करती है, क्योंकि मैं अगर इजी क्वेश्चन डाल दूंगा आप उसे समाधान कर ले जाएंगे, लेकिन वो पीसीएक्स के स्तर का हो जाएगा। हालांकि फिर भी यदि आप लोग को लगता है कि प्रश्नों का, क्योंकि एक दिन मैं कमेंट में देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब प्रश्न जो है थोड़ा हल्का प्रवृत्ति का रखिए, तो आप लोग बताइए, अगर यदि आप इस तरह के प्रश्न को समाधान करने से बचते हैं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न का स्तर थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि प्रश्न जो है थोड़ा सा जटिल ही हो तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए, खुद को कॉम्प्लेक्स स्थिति में नहीं डालेंगे, कंफर्ट जोन में डाल के चलेंगे तो स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी आपको कंफर्ट जोन में चीजें नहीं देने वाली है, ठीक है। तो अभी से जो है उस कयामत के दिन के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। चलिए अब प्रश्न को देख लेते हैं। यहां देखिए, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करना है। जैसा कि मैं बार बार सिखाता हूं, आपको कई बार कहा हूं कि सबसे पहले कमांड देखिए कौन सा सही है। जो भी कथन दिए गए हैं उसमें सही, पुछल्ला शब्द पे ध्यान दीजिए। कई बार होता सही नहीं है और आपने पढ़ लिया सही है और फिर गलत लेके के लगा के आगे क्या सही है, तो सही है पर ध्यान देना है। 3 कथन यहां दिए गए हैं। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 शामिल किया गया था, यह देखना है सही है गलत है। वर्ष 2020 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356, यहां ध्यान देना है, को छोड़कर शेष समस्त कानून प्रभावी हो जाएगा। बहुत ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को देखिएगा, थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन आप सब स्मार्ट लोग हैं, लगातार आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, इसका भी समाधान आप कर ले जाएंगे। सबका जवाब इसी लेक्चर में है, हमने डिबेट पे अभी काम किया है इस पे, ठीक है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख लीजिए कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प पर आप क्या कीजिए, उसका जवाब लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं देख रहा हूं कि आप में से लगातार बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा जवाब भी दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं कि यह क्यों गलत है या क्यों सही है। कुछ लोग आप में से सजेशन कर रहे हैं, मैं पूछ भी रहा हूं कि कोई नया टॉपिक आपको चाहिए, तो कुछ लोगों ने बताया है कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। हमने उसे नोट कर लिया, आप निश्चिंत रहिए, उचित समय देखते ही हम उस वीडियो को आपके समक्ष लेकर के आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातें रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।